सभी का ई शिक्षा संवाद परिवार में स्वागत है, जिसमें हम लोग जूम क्लास के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर। और आज आपकी तारीख है, आपकी कितनी है? 16 जनवरी है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी या आप रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम जो देना चाहते हैं, तमाम जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्यूरीज रहती, सब के सब यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों का क्लास जो है काफी समय से चल रहा है, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट को प्रीवियस ईयर में, पिछले साल हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट से लेकर 10 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 5-6 यूनिट तक हम लोगों ने डीप में पढ़ा था, लेकिन कुछ यूनिट को हम लोगों ने काफी तेजी से पढ़ा था। उसी अब जो है पीछे से हम लोगों ने शुरुआत करी है, मतलब कि यूनिट 10 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपकी समावेशी शिक्षा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके इतिहास के बारे में पढ़ लिया है, क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी हद तक जान लिया है, देख लिया है, ठीक है ना। काफी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग किधर बढ़ चुके हैं? लीगल प्रोविजंस की तरफ बढ़ चुके हैं कि लीगल प्रोविजंस इसके क्या होंगे, तो उसको भी आज हम लोग यहाँ पे कल की डेट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। 1986 और 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? ये आपका 1990, कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हो? भारतीय पुनर्वास, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ठीक है। आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की, जो कि 1992 में आया था आपका, ठीक है, 1992 में आया था। अब इसकी कहानी को हम लोग देखते हैं, इसकी कहानी क्या क्या बनती है। सबसे पहले इसमें कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना, ठीक है ना। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो होती है 1986 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1986 में क्या होती है? इस्टेब्लिश होता है आपका, क्या होता है? कहते हैं कि इसका जो है 1986 में इसकी स्थापना कैसी हुई थी? एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, मतलब कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में, ठीक है ना। क्या? रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंजीकृत, क्या बोलेंगे? पंजीकृत सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। फिर कहते हैं कि ऑन सितंबर, अब इसमें आज जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि आरसीआई की स्थापना कब होती है, तो आरसीआई की स्थापना होती है 1 सितंबर। जिन लोगों ने सेशन, हाँ, जिन लोगों ने सेशंस को अटेम्प्ट किया होगा उनको पता है 1992 में इसकी स्थापना होती है। किसके? संसद द्वारा आरसीआई अधिनियम बनाया गया था, मतलब कि ऑन सितंबर 1992
1992, the RCI Act was enacted by Parliament, and become a statutory body on 22 जून 93। मतलब कि इसकी जो है 1 सितंबर 1992 को संसद द्वारा इसको एक अधिनियम के रूप में बनाया गया, और इसने जो है इसको वैधानिक निकाय, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है। क्या होती है? ये आपका पार्लियामेंट के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये एक अधिनियम बनाया गया, मतलब कि 1992 में ये एक अधिनियम बना, अधिनियम, ठीक है। 1992 में क्या बना? ये आपका एक अधिनियम बनाया आपका, ठीक है ना। अधिनियम बनने के साथ साथ फिर आपका पहले पॉइंट पे किया आया, दूसरे अब तीसरे पॉइंट पे क्या आता है कि 22 जून, ठीक है ना, 22 जून 1993, इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को हुआ था कि ये एक स्टेटरी बॉडी के रूप में आया सामने, ठीक, स्टेटरी बॉडी के रूप में, ठीक है, स्टेट बॉडी, स्टेटरी बॉडी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, है ना। वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आरसीआई जो है ये सामाजिक इसका पंजीकरण या इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है? तो आप बताएंगे 1986 में आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी के रूप में। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे भारतीय संविधान संसद में एक अधिनियम बनाया गया, आरसीआई अधिनियम। कब बनाया गया? 1 सितंबर 1992 को बनाया गया। लेकिन इसको स्टेटरी बॉडी में कब घोषित किया गया? तो 22 जून 1993 को इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। फिर कहते हैं कि द एक्ट वाज अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट इन 2000 टू मेक इट मोर ब्रॉड बेस्ड। मतलब कि संसद के अधिनियम में सन 2000 में इसे और व्यापक आधार बनाने के लिए इसमें संशोधन किया। मतलब कुल मिला के इसमें संशोधन कब हुआ? संशोधन, ठीक है, संशोधन कब होता है? सन 2000 में ये संशोधन होता है, ठीक है। सन 2000 में इसमें संशोधन होता है, इसको और बड़ा बनाने के लिए होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन जब आएगा स्थापना के लिए आप ये बताएंगे। लेकिन वैधानिक निकाय इसको स्टेडी बॉडी के रूप में कब दिया गया? इस तारीख को। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कब होता है इसका? 1986 को। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको याद रखना है, डेट बाय डेट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट इतने? ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद और इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई। इसमें जो है सर्वोच्च सरकारी निकाय जिसका गठन जो है विकलांग, वंचित और विशेष शिक्षा संबंधी जरूरतों वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के विनियमन के लिए किया गया। मतलब कि आरसीआई की भूमिका को बहुत बड़ा यहाँ पे बनाने लगे हैं, ठीक है। कि इसका जो है काम क्या क्या रहेगा, इन्होंने बताया कि यह जो है भारत की एकमात्र सांविधिक निकाय है, ठीक है। वैधानिक को सांविधिक निकाय बोलते हैं। संवैधानिक, वैधानिक, सांविधिक, कोई भी मतलब स्टेटरी बॉडी
के रूप में, स्टैटिक काउंसिल के रूप में इसको एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के लिए अपेक्षित किया गया। कुल मिला के इसको जो है मेन स्पेशल एजुकेशन के लिए बुलाया गया। अब बात होती है जब इसको बनाया गया तो इसके एम्स क्या होंगे, ठीक है। इसके एम्स को देखेंगे हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, इनके एम्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इसके एम्स क्या क्या थे, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसके एम में कहता है कि यह जो है विकलांग व्यक्तियों, क्या कहता है, यह जो है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां और कार्यक्रमों को विनियमित करता है। यहाँ पर कहता है कि कह रहा है कि टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज, याद रखिएगा इसका एम क्या है, ट्रेनिंग पॉलिसीज, ठीक है ना। ट्रेनिंग पॉलिसीज लिखेंगे, इस पे ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में ये बोल रहे हैं। पॉलिसीज दिख रहा है, यहां तक जा रहा है, एंड ठीक है। ट्रेनिंग पॉलिसी और प्रोग्राम के, इसका मुख्य उद्देश्य था ट्रेनिंग पॉलिसी और प्रोग्राम को बनाना, किसके, रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ना, ठीक है ना, कि यहाँ पे पुनर्वास जो विनियमन है उनके लिए, यहाँ पे प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के लिए यहाँ बताए, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, किसके, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने की नीतियों पर और कार्यक्रमों पर जोर देना था, ध्यान देना था। नेक्स्ट में आपका क्या आता है, नेक्स्ट वाले में कहता है कि विकलांग व्यक्तियों से निपटने, मतलब विकलांग व्यक्तियों के साथ जो भी परेशानी होती है वो मान लो क्लासरूम में है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, तो उनके लिए एक पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, मतलब कि ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल, क्या है, प्रोफेशनल लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन या प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल क्या करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज को इन्होंने बनाने की बात कही, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज को, मतलब कि जो टीचर तैयार होंगे उनको जो है किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं टीचिंग की, तो उनके क्लास में या उनके सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेंगी, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण आपका आरसीआई करती है। कौन करती है, आरसीआई करती है, क्लियर, उसका निर्धारण कौन करेगा, आरसीआई करेगी, क्लियर ये पॉइंट, इतने पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद इसमें और क्या कहता है, इसमें जो है विकलांग लोगों के साथ जो काम करने वाले होते हैं विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को, उनको भी न्यूनतम स्तर तक निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, मतलब पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। ये हो गया आपका। फिर इसमें और क्या चीज आ सकती है, इसमें और देखेंगे, इसमें जो है इन्होंने बोला है कि भारत और विदेश के संस्थानों में से निष्कासित जनों के पुनर्वास के क्षेत्र में और प्रशिक्षण और नियम को लागू करना, संगठन बनाना और सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है, इतने पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है। हेलो हेलो, जी सर, सर लास्ट वाला एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा।
सर लास्ट वाला हाँ पॉइंट हाँ, जिसमें है कि कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन अगर देने की इसमें बात इसमें करी गई है और भी अगर फिजिकल। हम बात करें तो इन्होंने इसको हम लिख सकते हैं जिस प्रकार, आप लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे जिस प्रकार एनसीटी है उसी प्रकार आरसीआई भी काम करता है। एनसीटी का क्या करता है, एनसीटीई, ठीक है, जिस प्रकार एनसीटीई जो है टीचरों के लिए काम करता है उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार आरसीआई है, आरसीआई है। एनसीटी हम लोगों के लिए मानक निर्धारित करती है कि हम लोगों का सिलेबस क्या होना चाहिए, टीचर बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी योग्य, कौन किस लायक है, तो ये सब पूरा निर्धारण एनसीटी करती है। वैसे ही स्पेशल बच्चों के लिए आरसीआई का पूरा है अधिकार। एनसीटी मान्यता देती है, आरसीआई मान्यता देती है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स कोर्स टारगेटेड है आपका, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में बताई गई है, लिख लेंगे यहाँ पे, और टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेजों को मान्यता देने की बात यहाँ पर ये क्या कहेगा, स्कूल एंड कॉलेजेस को मान्यता देने का भी ये कार्य करती है। यहाँ पर क्लियर है इतने पॉइंट, ठीक है ना, इतने पॉइंट क्लियर है। जितने पॉइंट इससे बच सकते हैं उतने पॉइंट हमने हाँ बता दिए हैं। हाँ बोले सर क्लियर है ना, इतने पॉइंट इसमें कुल मिला के। आरसीआई की अगर हम बात करेंगे, आरसीआई क्या है तो आप बता सकते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है। ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जब कभी क्वेश्चन आए कि इसकी जो है ये अधिनियम कब पारित होता है, तो ये अधिनियम 1 सितंबर 1992 को पारित होता है, क्योंकि आरसीआई पूरा पूछता है, आरसीआई एक्ट पूछता है, इसीलिए इसकी जो डेट देते 1 सितंबर 1992 को देते हैं हम लोग। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 86 में होता है, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है स्टेटरी बॉडी कब बनती है, तो 22 जून 1993 को। ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब इसमें संशोधन कब हुआ, संशोधन एक ही बार हुआ, संशोधन सन 2000 ईस्वी में हुआ है, सन 2000 में हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके एम्स की बात करेंगे तो आरसीआई का एम क्या है, ट्रेनिंग पॉलिसीज बनाना एंड प्रोग्राम्स को बनाना, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज की इसके प्रोफेशन में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज बनाना, तो उनके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की स्थापना, और साथ में स्कूल कॉलेजेस की स्थापना मान्यता देने की बात कही। इसमें बताया गया जिस प्रकार एनसीटी काम करता है उसी प्रकार आरसीआई भी काम करता है आपका। क्लियर है पॉइंट इतना। हेलो, क्लियर ना। अब चले आगे, इसको साफ करें। जी सर। ओके, हाँ बोले। सर आप पिछली वाली जो वीडियो में कल जो आप पढ़ाए थे उसमें बताए थे वो एक्ट 41 में 41 में डिसेबिलिटी बच्चे, मतलब ये हमको समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड देखे हैं। एक्ट 41 में बताया था, हमने बताया था कल की डेट में कि आपका यहाँ बताते हैं, ये जो है जब भारत का संविधान बना था तो अनुच्छेद 45 में ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 42वां जब संविधान संशोधन होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, इस वाले अधिनियम को उठा के ये 21 ए में डाल दिया गया। जब इसमें 45 में जो नियम था उसको उठाकर कहाँ डाल दिया है, यहाँ पे 21 में डाल दिया। यहाँ क्या था,
6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ से हटके यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा है कह रहे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु जिनकी है बालकों की, उनकी देखभाल सेवा करना ये राज्य तथा उनके अभिभावकों का होगा। ये नियम चेंज हुआ था, ये आपका 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था। क्लियर, ये हो गया था। तो यही आपको कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि बहुत बड़ा है ये आपका, मतलब बहुत बड़ी अहमियत रखता है ये, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी एक्ट आपकी इसमें चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी एक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है आपका, इसको लिख लीजिएगा, पर्सन, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट है आपका। एक्ट आपका कब आया था, 1995 में आया था, जिसको बोलते हैं निःशक्त या विकलांग, क्या बोलते हैं हम लोग, निःशक्त या विकलांग, ठीक है। निःशक्त या विकलांग व्यक्ति अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1995, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट आपका 1995, ये शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इतना। क्लियर, यहाँ पे इतनी चीजें थी। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इसमें कहता है कि द मोस्ट लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया इज द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास में या विशिष्ट शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है, जो मील का पत्थर साबित हुआ है, वो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट है। इसके अंतर्गत समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, मतलब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात ये करता है, ठीक है ना। किस चीज की बात करता है आपकी, ये बताओ, मैंने जो बोला इक्वल, सर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात और एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी आपकी, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ठीक है, और आपका फुल पार्टिसिपेशन,
ठीक, फुल पार्टिसिपेशन की बात करता है सबसे पहला, इसीलिए इसको यह जो है मील का पत्थर साबित होता है। इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा, कहते हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम था जो विकलांग बालकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। कहता है कि इट इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप विच इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटीज। फिर इसमें कहते हैं कि इस अधिनियम में, क्योंकि ये अधिनियम है ना, एक्ट है ये एक तरीके से, तो इस अधिनियम में, इस एक्ट में शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण, तमाम ऐसी चीजों को इसमें जो है जोड़ा गया है इस एक्ट में। ठीक है ना, इस एक्ट में जोड़ा गया। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत कुल मिला के 7 क्या बताई गई है, आपकी विकलांगता बताई गई है। कितनी? क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार या पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो है कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया है। ठीक है ना, ये धारा 2 के अनुसार बताया गया है। ठीक है ना, इसको कितने प्रकार की टोटल, तो लिखेंगे कुल 7 प्रकार की विकलांगता को बताया गया है। ठीक है ना, डिसेबिलिटीज मींस ये बोलेंगे विकलांगता के प्रकार। विकलांगता के प्रकार, ठीक है। विकलांगता के प्रकार की बात करेंगे तो विकलांगता के प्रकार में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज में सब इन्होंने कुल कितने बताए, टोटल 7 बताए हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि पीडब्ल्यू एक्ट जो है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आप बताएंगे विकलांगता के 7 प्रकार बताए गए। नंबर 1 ब्लाइंडनेस, लिखिएगा आप लोग, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टिहीनता, या कोई अंधता बोलता है, दृष्टिहीनता, तो इसको लिखेंगे दृष्टिहीनता। दिख रहा है ना, दृष्टिहीनता है। फिर नंबर 2 पे आपका कौन सा आता है, दृष्टिहीनता। तो दृष्टिहीनता के साथ साथ इसमें और कौन कौन सा आता है आपको बताओ, लो विजन, लो विजन को क्या बोलते हैं, आंशिक दृष्टि या कम दृष्टि। क्या बोलते हैं, आंशिक दृष्टि या कम दृष्टि, कम दृष्टि वाला। ठीक है ना, आंशिक दृष्टि या कम दृष्टि वाला। फिर आपका तीसरा क्या आता है, आपका लेप्रोसी। क्या आता है तीसरा, लेप्रोसी। ठीक है ना, लेप्रोसी कर्ड आता है, लेप्रोसी कर्ड आता है आपका, लेप्रोसी कर्ड। लेप्रोसी को ही कोढ़ बोलते हैं ना, कोढ़। हाँ, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। कर्ड हटा दो, लेप्रोसी लिखो, केवल लिखो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग होता है। फिर नंबर 4 पे क्या आता है आपका, नंबर 4 पे आपका आता है, अभी वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसमें बताएंगे क्या क्या चीजें आएंगी। चलिए, नंबर 4 पे अब क्या आता है, हियरिंग इंपेयरमेंट आता है आपका। हियरिंग इंपेयरमेंट आता है। हियरिंग इंपेयरमेंट जिसको हम लोग क्या, इंपेयरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधिता।
श्रवण बाधित, श्रवण बाधित होता है। फिर नंबर 5 पर जो आता है आपका, आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या आता है? लोकोमोटर लोकोमोटर, ठीक है ना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थिग्रस्त बोलते हैं, या गतिरोध विकलांगता, अस्थिग्रस्त बोलते हैं। अस्थिग्रस्त जो होता है ना, हड्डियों से जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं वो होते हैं। फिर इसके बाद नंबर 6 पे जो आपका आता है, नंबर 6 पे कौन सा आपका आता है? नंबर 6 पे आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन आपका आता है। कौन सा आता है? मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? मानसिक मंदता। क्या बोलते हैं? मानसिक मंदता। नंबर 7 पे हम लोग जो बात करें, नंबर 7 पे आपका आता है आपका मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल इलनेस आता है आपका, ठीक है। मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी आपका आता है। क्लियर? मानसिक बीमारी आपका आता है इसमें। क्लियर है इसमें? अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है कि दृष्टिहीनता की के अनुरूप क्या होना चाहिए। दृष्टिहीनता में होता है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसको 6/60 या फिर 6/60 या फिर कितना होता है 20/200, ठीक है ना। ये है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक उसके अंदर दिक्कत होगी तो उसको जो है दृष्टिहीनता के रूप में देखा जाएगा उसे, ठीक है ना। यहाँ पर दृष्टिहीनता के लिए उन्होंने बताया है कि जब 6/60 या 20/200 हो तो ऐसी कंडीशन में उसको दृष्टिहीनता रखा जाता है, दृष्टिहीन माना जाता है, ठीक। क्लियर? और जो है एक क्वेश्चन आता है आपका, ये हो गया, और एक में आता है आपका श्रवण बाधिता हियरिंग डिसेबिलिटी में ना, श्रवण बाधिता हियरिंग डिसेबिलिटी में एक आता है, ठीक। हियरिंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हियरिंग डिसेबिलिटी में कितना आता है बताइए? 7 डीपी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है 60 डीपी या इससे अधिक की जो क्षति होती है या कमी होती है, उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो वो जो है श्रवण बाधिता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यही आ जाएगा आपसे पूछने के लिए, तो यही से क्वेश्चन आपके पूछे हैं। आप एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या कोई भी पेपर देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके ना, ठीक। यही दो है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं और पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें, इसको साफ कर दें, बताइए। जी सर। ओके ओके।
तो ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और इसको याद रखिएगा ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, इसको साफ कर दें। चलिए अब और इसमें पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और पॉइंट इसमें क्या क्या बनते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब आता है इसमें कहते हैं कि विकलांग व्यक्ति, जो इसमें जो हम लोगों ने बात करी है, इसमें कहता है विकलांग छात्रों के साथ जो है इन्होंने बोला है कि परिवहन का मतलब होता है ट्रैवलिंग के लिए इनको जो है फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाएंगी। कैसे? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाएंगी। और जो है माता पिता या अभिभावक को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब कि पेरेंट्स को या गार्जियंस को जो है वो उन पर भार ना बने ऐसे बच्चे, उनके लिए क्या दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा उनको। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस जो होंगे या अन्य संस्थाएं जहां होंगी तो उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की भी बात बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक वोकेशनल ट्रेनिंग की बात बोलते हैं, ट्रेनिंग की बात बोलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि विकलांगता के साथ वाले जो विकलांग बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति, मतलब कि स्कॉलरशिप ग्रांट्स देने की बात करी है। कहते ग्रांट्स ऑफ ठीक है, ग्रांट्स ऑफ स्कॉलरशिप, grants of scholarship to the student, with disabilities, with टू द डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं उनको जो है क्या देना है, स्कॉलरशिप देना, छात्रवृत्ति देना है। और विकलांग बच्चों से संबंधित और नेत्रहीनों और कम दृष्टि वालों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही है। ठीक है ना, तो ये आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत इतनी चीजों को बताया गया है। कुल मिला के अगर इसमें आप देखेंगे, इसमें कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन राइट एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, और प्लस ये 7 इसके टाइप्स बताए हैं, वहीं से यहाँ इसके क्वेश्चन आते हैं आपका। ठीक है ना, वहीं से इसके क्वेश्चन आते हैं। बस इतने ही, यहाँ से इतने ही पॉइंट्स हम लोगों के बनते हैं आपके। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। चलिए गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, जय हिंद सभी को।